यस, एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस साइकोलॉजी लेकर के आया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया मनोविज्ञान का सही स्टेप अगर आपने समझ लिया तो साइकोलॉजी जो आपको लगता है कि ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि ये है ना वो हम नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजी गणित की तरह नंबर मारने वाली एक सब्जेक्ट है। आइए हम देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। हमारा जो साइकोलॉजी है वह यूनानी में भाषा प्लस ग्रीक भाषा दोनों भाषाओं का समावेश है। पहला तो यूनानी भाषा है, दूसरा ग्रीक भाषा है, और इन दोनों भाषाओं के समावेश की वजह से ये एक नई भाषा बनकर उभरती है जिसे हम लैटिन भाषा बोलते हैं। लैटिन भाषा बोलते हैं। अब इन दोनों साइकोलॉजी के दो पार्ट को हम देखें, साइको प्लस लोगोस। जो साइको का मतलब होता है सोइल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि सोइल का मतलब होता है आत्मा, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। पुराने इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि पुराने से पुराने इतिहास में हम देखें तो हमारा जो मनोविज्ञान जो है वह कभी समय पर ऋषि और मुनियों का दर्शन शास्त्र हुआ करता था। ऋषि और मुनियों का दर्शन शास्त्र हुआ करता था, लेकिन ये जो दर्शन शास्त्र था वह किसी भी तरह से पूर्णता लिए हुए नहीं था। और यही कारण था कि उन ऋषि मुनियों के द्वारा या उन संतों के द्वारा जो भी व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं, उनके विचार, उनके मन की स्थितियां, उनके है ना वो समझने की स्थिति, सीखने की स्थिति, सिखाने की स्थिति, जो कुछ भी मनुष्य अपनी प्रकृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक करता है, उन एक्टिविटियों पर उन्होंने जो जो भी अपने वक्तव्य दिए, व्याख्यान दिए, वो पूर्ण रूप से वर्गीकृत नहीं थे। उन्होंने इन सभी बातों को मोल जोल करके एक साथ में दर्शन के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया। यही कारण रहा कि हमारा जो मनोविज्ञान है वह यहाँ पर जानते हैं कि यह तो सिर्फ एक दर्शन ही है, लेकिन वास्तव में यह मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। अगर मनोविज्ञान के तरीके से इसका विश्लेषण किया जाए तो हम उस व्यक्ति की पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है उसके अनुसार है ना वो मनोविज्ञान को शीत धातु से लिया गया है, और उसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। और पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार, पाश्चात्य दर्शन के अनुसार इस मनोविज्ञान का भी उन्होंने अपने तरीके से वर्णन किया है, और इस दर्शन के अनुसार इसको सीखने को एजुकेशन कहा, एजुकेशन। तो इसको भी हम एडुकेयर के रूप में विकसित करते हैं। तो एडुकेयर का मतलब होता है विकसित करना, और इसके भी भाग को हम बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंसान के अंदर एजुकेशन को विकसित करते हैं तो कुछ तो बाहर निकलता है, कुछ शिक्षण भाषा में जाता है। तो इस पाश्चात्य दर्शन के अनुसार और भारतीय दर्शन के अनुसार इन दोनों के अंदर सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें उभर करके सामने आती है। और यही कारण है कि हमारे भारतीय स्कूल शिक्षा में और पाश्चात्य स्कूल शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए अगर हम कहीं देखते हैं कि शिक्षा जो है वो किस तरह से काम कर रही है, तो हमारे वर्तमान में जो शिक्षा के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। शिक्षा के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं, क्योंकि जो मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो हमें ये बता रहा है कि हमको सीखना है, सिखाना है और अपने अंदर की बातों को बाहर रखना है। ये यहाँ तक ही इतिहास को ले पा रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर के इन बातों का पूरी तरह से क्लियरेशन होने के बाद हम देखेंगे कि बाल विकास कैसे हो रहा है मनोविज्ञान के अंदर। और ये जो मनोविज्ञान जो है वो 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में और 19वीं सदी में इन लोगों के विचारों के आधार पर, इन लोगों के
विचारों के आधार पर किस तरह से ये परिवर्तन होती हुई गई, जो आज का हमारा वर्तमान रूप है, जो कि आज का हमारा वर्तमान रूप है। लेकिन हम मोटे मोटे तौर से देखें तो वर्तमान जो शिक्षा है वो 3 प्रकार की है। पहली है औपचारिक। हम औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है स्कूली शिक्षा। क्या होता है? स्कूली शिक्षा। और जो स्कूली शिक्षा होती है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। स्कूली शिक्षा के क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। उसमें क्या होता है? समय की प्रतिबंध होती है, दूसरा निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और पूरे साल जाने के बाद हमारा रिजल्ट डेवलप होता है और हम आगे की ओर प्रमोट होते हैं। यानी कि उद्देश्य परकता के साथ समय का प्रतिबंधित है। क्या है उसको अपन क्या बोलेंगे? औपचारिक। अब अनौपचारिक शिक्षा, और ये अनौपचारिक जो है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अनौपचारिक जो है वह हमें कुछ भी प्रकार से न तो उद्देश्यों को प्रकट करवा रही है और न ही हमें वह शिक्षा को दे पा रही है। यहाँ पर कोई समय की बाउंडेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जो तीसरी जो शिक्षा है वो है नरोपचारिक। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि समय की कोई सीमा नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं, और उद्देश्य पूरा होता है, उद्देश्य पूरा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? समय की फिक्स बाउंडेशन है और उद्देश्य पूरा हो रहा है। यहाँ पर क्या है? समय की कोई बाउंडेशन नहीं है लेकिन उद्देश्य पूरा हो रहा है। और ये जो निरुपचारिक है इसको हम वर्तमान के अंदर ओपन शिक्षा बोलते हैं, खुली शिक्षा। यानी कि वैसे लोग जो उम्र के आधार पर, अपनी परिस्थिति के आधार पर आगे बढ़ चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनका एडमिशन स्कूली शिक्षा के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है जो कि अपने कार्य करते हुए, यानी कि समय की कोई बाध्यता नहीं है, अपना कार्य करते हुए वो उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। ये 3 प्रकार के वर्तमान में शिक्षा का प्रकोप या स्कोप नजर आता है। तो हमारा ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान के अंदर भारतीय दर्शन और विदेशी पाश्चात्य दर्शन के आधार पर जब ये पता लग चुका था कि सीखना और सिखाना और बाहर निकलना, ये विकसित होना और इससे होने वाली शिक्षाओं के प्रकार जब ये पता लगे उन संतों के लिखे गए लेखों के द्वारा, उनके वक्तव्यों के द्वारा, तब इस मनोविज्ञान के ऊपर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने कार्य किया, सबसे पहले वो था रुडोल्फ गायकुली। इसने सबसे पहले मनोविज्ञान के ऊपर काम करना शुरू किया और इसके लिखे गए कार्यों को देखते हुए, इसके लिखे गए कार्यों को देखते हुए, यानी कि ये भी अपनी तरह से पूरी तरह से इस मनोविज्ञान का वर्गीकरण नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर जो भी अलल जुल में पड़ी हुई थी, कोई दक्षिण में देखी, उत्तर में देखी, कोई पश्चिम में देखी, पूर्व में थी, ऐसी जो बातें लिखी हुई थी उसको कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अध्ययन किया और उसको क्रमबद्धता लाने की कोशिश की, जिसके कारण हमारा जो मनोविज्ञान है वह इसके अध्ययन के बाद विकसित होता हुआ गया। उसके पहले सिर्फ ये आत्मा का अध्ययन कह सकते हैं, यहाँ सीखना और सिखाना ही है, एक प्रकार की आश्रम व्यवस्था ही है, बालक सीख रहा है, जन्म में भी सीख रहा है, मृत्यु तक भी सीखता रहता है, यही तक चलता रहा। लेकिन उसके कितने भाग बने, वो कैसे सीखा, इसके पीछे क्या लॉजिक बना, क्या हुआ, ये सब कुछ बातें थी वह इस व्यक्ति के अध्ययन करने के बाद, इसके लेख आने के बाद ही शुरू हुआ। ये हमारा आरपीएस ने इसके ऊपर क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। उसके बाद आरपीएससी ने औपचारिक शिक्षा पर भी क्वेश्चन ले लिया है, अपने आरपीएससी ने इस निरौपचारिक क्वेश्चन पे भी ले लिया, ओपन शिक्षा, जिसको अपन बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार वाला, उसमें भी क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि ये सब यूनिट बनकर उभरेंगे, ये सब यूनिट बनकर के उभरेंगे। और दूसरा कि हमारे यूनानी भाषा और ग्रीक भाषा से बनने वाला लैटिन भाषा का भी उपयोग हो चुका है। तो देखिएगा, हो सकता है आपकी गाइडों के अंदर इस तरह का पूरा स्टेप नहीं आ रहा हो, कहीं ना कहीं आगे पीछे चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 3 पेज का ये पहला जो ऐसा वीडियो रहेगा जिसके आपको पूरा स्टेप आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलने वाला, स्टेप बाय चलता हो जाएगा। और आपके जो
मन के जो संकोच है वो खुलने शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया, भारतीय दर्शन के अनुसार, विदेशी के अनुसार सीखना और सिखाना, आत्मा का अध्ययन हो रहा है, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, ये इतिहास चल रहा है और इस इतिहास से वर्तमान में 3 प्रकार की शिक्षा उभर करके सामने आ रही है और इसका अध्ययन को डेवलप करने के लिए पहला व्यक्ति था वो रुडोल्फ गायकवाड़ी था। ओके यस, अब हम आगे की ओर चलते हैं। राइटिंग बड़ी निकालो। इस रूढ़ व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद सबसे पहले जो वर्क किया वो व्यक्ति था अरस्तु। और अरस्तु ने मानसिक दर्शन कहा, मानसिक दर्शन कहा। और ये जो मानसिक दर्शन इस व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ आत्मा का ही दर्शन है, यानी कि मानसिक ही दर्शन है। यानी कि मानसिक दर्शन का मतलब होता है दर्शन को प्राप्त करना, जैसे स्वप्न देखते हैं अपन या हम कल्पनाएं करते हैं, ये कल्पना ही है। तो इस बात को लेकर के देखो, यहाँ पे पूरी स्टेप दूंगा। इस अरस्तु के साथ में जो लोग जुड़े हुए थे वो व्यक्ति थे प्लेटो, डेकार्ड। यानी कि इस मानसिक दर्शन को कहने वाले लोगों की प्राथमिकता वाले मनोविज्ञान जो थे वो अरस्तु थे और अरस्तु के साथ में जुड़ा हुआ था प्लेटो और डेकार्ड। इन्होंने ये बात को महसूस किया कि अरस्तु इसका गुरु बना और इसके ये 2 चेले बने, प्लेटो और डेकार्ड। तो इन्होंने ये जो यहाँ की जो स्टेप बनी 16वीं सदी को लेकर के, वह थी आत्मा। अब इस स्टेप को अगर हम देखते देखते जाएंगे तो इसका भी एक सूत्र बनता है, आम चाव। हमारा एक ये सूत्र बन के उभरेगा स्टेप बाय स्टेप। आत्मा का, मन का, चेतना का और व्यवहार का, आम चाव। ठीक है। तो इस प्लेटो ने और डेकार्ट ने ये कह दिया कि यहाँ पे हमारे अरस्तु ने बोला है कि मानसिक दर्शन है, इज ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे की ओर हम देखते हैं 16वीं सदी में। जैसी 16वीं सदी शुरू हुई, इस आत्मा परमात्मा है ये निष्कर्ष उभर करके सामने आया 16वीं सदी के अंदर। अरस्तु के द्वारा किए गए शोध, प्लेटो के द्वारा किए गए शोध, डेकार्ट के द्वारा किए गए शोध, उससे ही उभर करके सामने आया। और तीसरे व्यक्ति ने ये बोला 16वीं सदी में आकर के कि नहीं 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 नहीं, ये तो मानसिक दर्शन नहीं है, आत्मा का दर्शन नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा। यानी कि इन्होंने जो कुछ भी मेहनत की वह 16वीं सदी में आकर के परमात्मा में लाके खड़ी कर दी। लेकिन उस रुनोड के द्वारा किए गए कार्यों का विस्तारीकरण अरस्तु के द्वारा हुआ और अरस्तु के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के प्लेटो ने किया और प्लेटो के द्वारा डेकार्ट ने किया। तो कहीं न कहीं 20% मनोविज्ञान की जो बातें थी वो लेवल में आने लग गई, यानी कि लिखने के अंदर उस यूनिट के अंदर डेवलप होने लग गई। तो जैसे 16वीं सदी आई तो इसमें ये कहा गया कि आत्मा परमात्मा है, यानी कि मानसिक दर्शन जो कहा गया था अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, वो खत्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर मैं जिन जिन लेखकों के नाम लिख रहा हूँ वो आगे जा करके अपने परिभाषाएं, अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन होना नहीं है कि प्लेटो किसमें था ना डेकार्ट किसमें था। यानी कि प्लेटो और डेकार्ट ऐसे थे जो आत्मा के ऊपर काम कर रहे थे। समझ में आ गई? अब आता है जैसे ये ना वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये परामनोविज्ञान बन गया, परामनोविज्ञान बना। और इस परामनोविज्ञान के अंदर
मन मस्तिष्क और मानव का विकास कहा गया और वो थी 17वीं सदी। यानी कि ये मन का अध्ययन हो सकता है, ये मस्तिष्क का अध्ययन हो सकता है, ये मस्तिष्क का विकास को लेकर के बात कर रहा है मनोविज्ञान। यहाँ पर यह बात आकर खड़ी हुई। तो इस परम मनोविज्ञान को लेकर के, यानी कि ये मन पे कार्य करने के लिए जिन लेखकों ने काम शुरू किया वो थे पेम्पोलॉजी, लोक, ब्रकली और थॉमस रीड। मन का विज्ञान है यह, मस्तिष्क के विकास है यह कहकर मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम किया। जो है ना वो अरस्तु ने जो अपना बोला था, वक्तव्य दिया था, उन्होंने जो अपना अध्ययन किया था उस पर प्लेटो ने काम किया। प्लेटो ने और डेकार्ट ने जो अपना अध्ययन किया था उस सभी चीजों में कहीं न कहीं उसके अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में एक रूपता आने लगी, यानी कि स्टेप बाय क्रमबद्धता जमने लगी। और इनके अध्ययन के कारण 16वीं सदी के अंदर इन लोगों ने बोल दिया कि आत्मा परमात्मा है। लेकिन एक नई वस्तु उभर करके सामने आई और वो था परमविज्ञान। और इस परमविज्ञान के अंदर इस पेम्पोलॉजी ने, लोक ने, बर्कली ने और थॉमस रीड ने 17वीं सदी के अंदर इन तीनों लोगों ने क्या बोला है उस पर अध्ययन करना शुरू किया। और जब अध्ययन किया तो उनका नहीं, तो आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं है, ये तो क्या है, मन या मस्तिष्क के विकास की बात चल रही है। मन या मस्तिष्क की विकास की बात चल रही है। और इसी बात को लेकर के ये जो लोग थे वो मन को लेकर के या मस्तिष्क को लेकर के स्पष्ट रूप से इस मन का और मस्तिष्क का वर्णन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अरे मन का मस्तिष्क का विकास तो है तो सही, लेकिन इसकी क्लियरिटी नहीं आई, कहीं न कहीं गोलमोल होता रहा। तो अभी समस्या होगी यार, पेम्पोलॉजी ने भी काम किया, लोक ने भी क्या किया, मन के ऊपर काम किया, बर्कली ने किया, थॉमस रीड ने किया, लेकिन आखिर ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने है ना वह इस मन को लेकर के पूरी रूप से स्पष्टीकरण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आगे जाकर के एक और विकास उभर करके सामने आया। और वो जो विकास था वह था चेतना का विज्ञान। और इस चेतना के विज्ञान को लेकर के जिन व्यक्ति ने काम किया वो था विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाटसन। इन्होंने मन पर अध्ययन करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया, उनके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मन या मस्तिष्क का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रही है। इसको मान सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो हो सकता है ये चेतना का विज्ञान हो। और इसको लेकर के विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाटसन ने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन इनके द्वारा जो भी लिखी गई बातें थी उसमें अरस्तु के द्वारा जो लिखी हुई बातें थी और मन के अंदर लिखने वाले जो लेखक थे उनको रिजेक्ट करने का काम हमारे इस विलियम जेम्स ने किया। इसने क्या किया? विलियम जेम्स ने इसको रिजेक्ट करने का काम किया और उसने एक बुक्स निकाली और वह था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
मनोविज्ञान के उद्देश्य। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन उभर करके सामने आ सकता है कि मन व मस्तिष्क के विज्ञान को और अरस्तु के सिद्धांत को अगर रिजेक्ट किया है, वो कौन व्यक्ति था, उसकी क्या बुक्स थी और कौन सी बुक्स थी? ध्यान रखना, विलियम जेम्स उस व्यक्ति का नाम है और उसने अपनी बुक्स निकाली प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ये विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाटसन, ये तीनों जो शिष्य थे वो हमारे विलियम वुड के थे, विलियम वुड के थे। लेकिन इसका एक शिष्य और था, मैक्स फोर्ड। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 जनों लोगों ने मिलकर के इस पर अध्ययन करने का काम शुरू किया था। लेकिन जो प्रोजेक्ट का जो मेन लीडर था, जो प्रिंसिपल था, विलियम वुड था। तो विलियम वुड की बातें जो लिखी हुई थी उसको मैक्सफोर्ड ने भी रिजेक्ट की, उसने भी, मैक्सफोर्ड ने भी रिजेक्ट की। इधर से मानसिक दृष्टि को लेकर के, मन के दृष्टि को लेकर के रिजेक्ट करने वाला व्यक्ति विलियम जेम्स बना। लेकिन विलियम वुड की बातों को लेकर के रिजेक्ट करने वाला कौन बना? मैक्सफोर्ड। और इसने अपनी एक बुक्स निकाली, इसने एक बुक्स निकाली और उस बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। सॉरी, मैकडूल है इसका नाम, मैकडूल इसका नाम। और इसने वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक्स बनाई। और जब ये बुक्स बनाई तो इसके द्वारा एक बात उभर के आई और वो थी चेतन। चेतन शब्द का यूज हुआ यहाँ पर। और चेतन शब्द का जैसे यूज हुआ तो विलियम वुड का एक और शिष्य था जिसने इसके भी अध्ययन को देखा और इसके अध्ययन को देखा, और इन दोनों के पढ़ने के बाद में उसने अपना एक और नया फार्मूला डेवलप किया। और वो जो फार्मूला था और वो जो व्यक्ति था वो था सिगमंड फ्राइड। और इस सिगमंड फ्राइड ने चेतन शब्द को बुरा माना। उसने कहा नहीं, ये चेतन वाला मामला गड़बड़ है, यानी कि चेतन शब्द ही बुरा है। समझिएगा बरोबर। अरस्तु की बातों को रिजेक्ट करने वाला व्यक्ति कौन रहा? विलियम जेम्स। ठीक है, मन को भी इसने रिजेक्ट कर दिया। अब विलियम जो वुड थी, उसके जेम्स सली और वाटसन के द्वारा जो भी अध्ययन किया गया था उसको, उसके 5वें नंबर का जो साथी था मैकडूल, उसने क्या कहा कि इसके वो एक बुक्स निकाली आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसमें उसने दे दिया चेतन शब्द का नाम दिया। अब इन दोनों व्यक्तियों की सेवा करने वाले व्यक्ति कोई था सिगमंड फ्राइड। उसने कहा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, चेतन शब्द तो खराब है, बुरा लगता है ये। और उसने अपनी नई नीति को, नई साइकोलॉजी को विकसित करने हेतु अपना काम करना शुरू किया। और इसने, सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन के रूप में इस मनोविज्ञान को विकसित कर दिया। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन पर कार्य करना शुरू कर दिया। और ये जो स्टेप चल रही हैं, ये अभी हमारे मनोविज्ञान का इतिहास को विकसित कर रही है। लेकिन इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, इनके द्वारा जो लिखे गए शोध हैं, उस पर बाल विकास क्रम भी बनता जा रहा है। बाल विकास
क्रम भी बनता जा रहा है। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ मनोविज्ञान का इतिहास लिखा है, बाल विकास का क्रम नहीं लिखा है। ये दोनों में कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, इतिहास के अंदर यही लोग होंगे और विकास क्रम में अलग हो जाएंगे। विकास क्रम में उनमें भी वही 15वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी चलेगी। यहाँ पर भी इतिहास में भी 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी चलेगी, लेकिन यहाँ पर विकास होता जा रहा है, यानी इतिहास बनता जा रहा है और वहां पे इन इतिहास पर बनने वाले विचारों के आधार पर बाल विकास पर काम होना शुरू हुआ है। बाल विकास पर, यानी कि जब भी आरपीसी क्वेश्चन लेगा कि मनोविज्ञान का इतिहास, तो हमको आम चाव पर ही जाना है। तो आम चाव पर जाने के लिए हमको इन लोगों को याद रखना है, इन लोगों को याद रखना है कि किसने है ना बुक्स बनाई, किसने किसको रिजेक्ट किया, और अंत में जाकर सिगमंड फ्राइड जो है वो सक्सेस गया, क्योंकि उसने इस चेतन मन को, इन मन के मस्तिष्क को, इस मानसिक दर्शन को, सबको उसने क्या किया, चेतन मन में, अर्ध चेतन मन में और अचेतन मन में बदल दिया। तो यहाँ पर जो चेतन मन होगा उसका एक रेशो होगा और वो है 1/10। अर्ध चेतन जो मन होगा उसके अंदर होगा 10/10, 10/10, यानी कि इसको कोई पता ठिकाना नहीं। और अचेतन जो होगा वो 9/। हमारे इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो हमारा सिगमंड फ्राइड है, यह हमारे चेतन मन को, अचेतन मन को और अचेतन अर्धचेतन मन को लेकर के कार्य करता है। और जैसे ही इस पे ये कार्य होता है, तो यहां से ये कार्य होने के बाद यहां से वैज्ञानिक जो है वो बालक के विकास को लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा का जन्म कब होता है, न कब देखता है, न कब उठता है, न कब सोता है, वो इसके बाद से शुरू होता है। लेकिन इसके बीच ये जिस तरह से मनोविज्ञान है ना वो डेवलप होता हुआ जा रहा था, इसके साथ साथ में दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो बालक के विकास के ऊपर भी कार्य कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं मनोविज्ञान का जो इतिहास के साथ साथ चलने वाला एक दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं बाल विकास। यहां तक तो समझ में आया क्या, है ना। अब आता है हमारा बाल विकास। इसको एक दो बार आप देखेंगे ना, हाँ वो आगे जाके डेवलप होगा चेतन मन के बाद। अब यहाँ तक आने पे वो बाल विकास जैसे डेवलप होता है तो और बता जाएगा। यस, तो आज हमने मनोविज्ञान का इतिहास को देखा है और कल यानी कि नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो बाल विकास का क्रम रहेगा। जिस तरह से इतिहास सदियों के रूप में डेवलप होता गया है, वैसे ही हमारा बाल विकास का क्रम भी सदियों के रूप में डेवलप होता जाएगा और दोनों के अंदर लेखक अलग अलग रहेंगे, दोनों के लेखक अलग अलग रहेंगे। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल्ड कंप्लीटली सक्सेस में, आप इस तर्क को देखिए, इसका आप महसूस करेंगे। आपका अगर माइंड डेवलप होगा, सेट होगा, हैंड सेट होगा और आपका हार्ट भी सेट होगा तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे। और इसको लेकर के भी हम कल एक छोटा सा एक लॉजिक आपको बताएंगे कि माइंड, हार्ट और हैंड करता क्या है, उसको लेकर के भी अपन कल चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आपने इस वीडियो को देखने के लिए।